A very fresh good morning to my all students. So today we are going to explain election campaign, and one other topic is also Election Commission of India. So before this, I have to tell you one thing. If you see the match following features in this, match the following features of electoral system. So principal, first column is principal and second column is features of election system. So please match these according to your प्रीवियस क्लासेस. आपने पीछे पढ़ा हुआ है, आपने ये चीज़ें समझी भी हैं. वन वोट वन वैल्यू, ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन, ये आपने पहले भी किया है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये भी आपने किया है. तो काइंडली आप इसे एक बार सॉल्व भी करें. ओके, आप कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इसे मैच करेंगे एक तरह से ये उसकी डेफिनेशन की तरह हो गया. ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है. सो टुडेज टॉपिक इज इलेक्शन कैंपेन. बहुत इजी है. आप देखते हैं कैंपेनिंग होती है, डोर टू डोर कैंपेनिंग होती है. कैंडिडेट्स गो टू देयर वार्ड, डोर टू डोर, एंड appeal people to vote for them, and they appeal to people for to vote for them. तो ये सब जो कैंपेनिंग होती है, एडवर्टाइजिंग होती है थ्रू टीवी, थ्रू mass media, through electronic media, through print media, and through mass gathering and many other methods. Today is most popular is social media network, Facebook, Twitter, Insta, WhatsApp, वीडियो शेयर करना, इमेजेस सेंड करना, पैम्पलेट सेंड करना, ये सब कैंपेनिंग होती है, वो अपने लिए करते हैं. सो हियर वी एक्सप्लेन इन इंग्लिश and make some point to write the answer. What is election campaign? The question is what is election campaign. So here is the answer in points. Let's see. The main purpose of election is to give people a chance to choose the representative, the government and the policies they prefer. इलेक्शन का मेन पर्पस क्या होता है? अभी आपको ये आंसर की लाइन स्टार्ट नहीं हुई इलेक्शन कैंपेन की. ओके, जब स्टार्ट होंगे तो मैं आपको खुद बताऊंगा. मेन पर्पस होता है कि चांस मिलना कि आप किस रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करना चाहते हैं, किस कैंडिडेट को आप वोट देना चाहते हैं, आप कैसी गवर्नमेंट चाहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट. और उससे भी अच्छा एक ऊपर से जो आप सोचते हैं कि पॉलिसीज़ कैसी हों, आपके फेवर में हो, आपको ये पॉलिसी पसंद आई, आपको ये पॉलिसी पसंद नहीं आई. ये पार्टी का पोर्टफोलियो होता है, घोषणा पत्र होता है, डिक्लेरेशन लेटर होता है, जिसमें वो सारी चीज़ इलेक्शन से पहले बोलते हैं. वी गिविंग 1000 crores ऑफ जॉब्स टू यू, वी विल टेक बैक अच्छे दिन, मतलब हम ब्रिंग बैक अच्छे दिन लाएंगे, करोड़ों युवाओं को रोज़गार देंगे, एंड मैनी मोर थिंग्स. ओके, तो ये इस तरह से चीज़ें होती हैं. तो आप किस तरह की चीज़ों को प्रेफर करते हैं, ये उसके अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें, आप गवर्नमेंट बनाते हैं. लोग ही हैं जो बनाते हैं. Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is better representative. तो ये भी तो होना चाहिए ना. पीछे देखा था ना, पब्लिक करना पड़ता है अपना पूरा डिटेल डिक्लेरेशन. तो वैसे ये ज़रूरी है कि फ्री ओपन डिस्कशन हो कि कौन बेटर रिप्रेजेंटेटिव है, विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट, कौन सी पार्टी है जो गवर्नमेंट बेटर बनाएगी, और व्हाट इज़ अ गुड पॉलिसी, और हमारे लिए गुड पॉलिसी क्या है, ये हम लोग जो डिसाइड करें. दिस इज़ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन. और ये सब चीज़ें कैसे हों, आपको इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए, आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रीफर करें, ये सब इलेक्शन कैंपेन के ज़रिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है. लेट्स सी. In our country, such campaigns take place for a week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. इसमें से आप शॉर्ट लिख सकते हैं. ये जो लाइन, एक पूरा इतना बड़ा लाइन है, इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं. शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? इन आवर कंट्री इलेक्शन कैंपेन टेक्स बिटवीन द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ पोलिंग. आपको जब भी कोई पॉइंट बहुत बड़ा लगे तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें से कुछ वर्ड्स को हटा दें, इससे मीनिंग चेंज ना हो.
सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है मीनिंग चेंज ना हो और आप अपनी इजी लैंग्वेज में लिख सकें. इन आवर कंट्री such campaigns take place between the final list of candidate and the date of polling. जब कैंडिडेट्स के नेम डिक्लेयर किए जाते हैं वो और पोलिंग की डेट आती है उसके बीच के टाइम में कैंपेनिंग होती है. फर्स्ट पॉइंट ये हुआ. अब आपका यहाँ से फर्स्ट पॉइंट हुआ. फर्स्ट पॉइंट, during this period the candidate contact their voters, political leaders, address elections, meetings and political parties, mobilize their supporters. ये सेकंड पॉइंट्स है, सॉरी सेकंड पॉइंट है, बट आपको ना इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, सेकंड और थर्ड पॉइंट में. सेकंड पॉइंट क्या होगा ज़रा देखा तो, ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स. ये सेकंड पॉइंट है. आप उसको पॉइंट्स में ही लिखें. मतलब इस टाइम पीरियड में कैंडिडेट जो होता है अपने वोटर से कांटेक्ट ही करता है, पॉलिटिकल लीडर से भी कांटेक्ट करता है. ओके. एंड थर्ड पॉइंट आप यहाँ से ऐड करेंगे. थर्ड पॉइंट एड्रेस इलेक्शंस, मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स. जो इलेक्शंस होते हैं उनको एड्रेस करना. संबोधन होता है ना, बड़े बड़े वादे होते हैं, मैदानों में रैलियाँ होती हैं, ग्राउंड्स में रैलियाँ होती हैं, बहुत मोबिलाइज किया जाता है लोगों को, वो सब होना. और पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करती हैं, गाड़ियाँ भर भर के आती हैं, ट्रक्स में, बसेस में, ग्राउंड में लाए जाते हैं, लोग इकट्ठा किया जाता है. वो ये थर्ड पॉइंट हो गया. जो फोर्थ पॉइंट आपका होगा वो बहुत आपको एक 1 और 2 लाइन में लिखना है. इसमें काफ़ी लंबी लाइन दी हुई है बट आपको उसको शॉर्ट करना है. कैसे? इसमें ये दिया है, दिस इज़ ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शंस रिलेटेड स्टोरी एंड डिबेट्स. तो सिंपल क्या है, सिंपल ये है कि जो इलेक्शन डिबेट्स हैं न्यूज़पेपर्स पे या टीवी पे वो इस तरह से भरी हुई होती है इलेक्शन कैंपेन के टाइम. तो दिस इज़ वेरी इजी. क्या आप लिखेंगे? दिस पीरियड वाज फुल ऑफ न्यूज़पेपर रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स. बहुत सिंपल है. आपको यहाँ से इसको कट कर देना है. दिस पीरियड इज़ फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट ऑन टेलीविज़न. बस इतना करना है इसको कि मतलब इस दौरान टेलीविज़न पे न्यूज़पेपर्स में इस तरह के इलेक्शन कैंपेन की स्टोरी भरी पड़ी रहती है. बस आपको शॉर्ट से शॉर्ट लिखने की कोशिश करनी है. बट इलेक्शन कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स ओनली. सिर्फ इन्हीं 2 वीक में नहीं होता है. पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपरेइंग द इलेक्शंस मंथ बिफोर द एक्चुअली टेक प्लेस. ये लास्ट पॉइंट आपको लिखना होगा. पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपरेइंग फॉर इलेक्शंस मंथ बिफोर द एक्चुअली टेक प्लेस. ये आपका फोर्थ पॉइंट होगा. यहाँ से आपको बीच का वो पॉइंट नहीं लिखना है क्योंकि जो इलेक्शंस की कैंपेन की तैयारी होती है वो एक्चुअली कई दिनों पहले, महीनों पहले स्टार्ट कर देती है पार्टी. Sometimes you see activity in your NCERT book. Here raised some questions. बहुत टिपिकल तो नहीं होते हैं बट काफ़ी लॉजिकल होते हैं. एक बार आप कभी आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस तो बहुत अलग हैं. आप कोशिश करें कि मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, व्हाट आई एम एक्सप्लेन टू यू, ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी. दिस मेक्स योर थिंकिंग सो लॉजिकल एंड क्रिएटिव. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट पॉइंट? ओके. So now we take to another point. In election campaign, political parties try to focus public attention on some big issues. इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, कुछ बिग इशू को लेके आती हैं. कभी आप देखते हैं ये घोटाला हो गया, दिस स्कैम्स, 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम, मैनी स्कैम्स. तो उन स्कैम्स को लेकर गवर्नमेंट एक दूसरे को अपोज करती हैं, एक दूसरे को डिफेम करने की कोशिश करती हैं. वो कहती हैं हम इसके लिए लॉ लेके आएंगे, हम इन लोगों को जेल भेजेंगे, दे विल पनिश देम. ऐसे बहुत सारे प्रोमिसेस करती हैं. ओके. दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इशू एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस. मैंने कहा था ना, वो उस इशू को लेके उसको अपने मतलब पार्टी के लिए वोट मांगती हैं कि आप उस इशू पे हमें वोट दें और अट्रैक्ट करती हैं लोगों को. लेट अस लुक एट सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस इलेक्शंस. अब यहाँ पे ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, ये आपकी इंडियन पॉलिटिकल
डायमेंशन को समझने का एक आपका तरीका रहेगा कि ये इस तरह की चीज़ें कब कब आई, किस किसने दी, और आप उनको खुद भी सर्च करके एक बार देख सकते हैं कि वो कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा है। लेट्स सी, मतलब कई बार क्वेश्चन आ सकता है, राइट सम फेवरेट स्लोगन्स, और किस पार्टी ने कब दिया, कैसे दिया, ऐसे करके आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इसमें कुछ ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डीपली समझाने के लिए, बट आपको सिर्फ ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। The Congress party led by Indira Gandhi gave the slogan of Garibi Hatao Remove Poverty in the Lok Sabha election 1971. गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी इंदिरा गांधी जी की मतलब टाइम पे 1971 में ये आया था। 1971 में बांग्लादेश बना था, तो इंदिरा गांधी उस टाइम पीएम थी। The party promised to reorient all the policies of government to remove poverty from the country. मतलब वो अपनी सारी इस तरह की चीज़ों को दोबारा से लाएंगी अपनी पॉलिसीज़ को, और इस देश से गरीबी को हटा देंगे। सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ, वो कब हुआ होगा? 71 के बाद 75 में ना, 1975 में इंडिया में इमरजेंसी लग गई थी। तो इमरजेंसी लगाने का मतलब हुआ कि सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया इंदिरा गांधी ने। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई, शायद वो अपने आप को पावरफुल बनाना चाहती थी या फिर अपनी अपोजिशन को वीक करना चाहती थी, तो लोग जेल में भर दिए, सारे बड़े लीडर्स जेल गए। तो उस टाइम पे जो उनके अपोजिशन में जो पार्टी थी, कौन सी पार्टी थी, was the slogan given by जनता पार्टी in the next Lok Sabha election held in 1977. 75 में इमरजेंसी लगी, 77 में जनता पार्टी ने, ये सारे जितने लोग थे ना अपोजिशन वाले, सब इकट्ठे होकर जनता पार्टी बनाई थी। 1977 में उन्होंने इलेक्शन के लिए नारा दिया सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ। वो इंदिरा गांधी को एज अ किलर बता रहे थे, किलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो द पार्टी प्रॉमिस टू अंडू द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड रिस्टोर सिविल लिबर्टीज़। हाँ, लोगों की आज़ादी छीन ली गई थी, सिविल लिबर्टीज़। तो जनता पार्टी ने कहा हम जब आएंगे तो ये सिविल लिबर्टीज़ वापस करेंगे, लोगों की आज़ादी उन्हें देंगे, और जो इमरजेंसी से हालात हैं इनको हटा देंगे, रिस्टोर कर देंगे वो सारी चीज़ें जो पहले थी। And the next one is the left front used the slogan of land to the tailor in the West Bengal elections 1977. मतलब जो ज़मीन वापस भूमिदान के लिए वेस्ट बंगाल में जो लेफ़्ट पार्टी, लेफ़्ट फ्रंट जानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लाइक दिस, जो कि ना तो राइट विंग है ना कि सेकुलर ग्रुप है, एक तरह से कह सकते हैं, बट वो दूसरे आइडियोलॉजी के लोग हैं। ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि लेफ़्ट ग्रुप होता क्या है, या राइट विंग या लेफ़्ट विंग होती क्या है पॉलिटिकल में, लैंग्वेज में। एंड द लास्ट वन, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज, मतलब तेलुगु लोगों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट का जो प्रोटेस्ट है वो, मतलब स्वाभिमानी तेलुगु, ऐसा नारा दिया था। ये पता किसने दिया था? आपने कई बार वो साउथ में मूवीज़ में हीरो देखा है, छोटे छोटे कद का, थोड़ा एंग्री टाइप, बहुत सारी मूवी हैं, ये वाडू 2 एंड मैनी अदर्स, मुझे नाम तो नहीं याद है, बट कोई रिसेंटली मूवी अगर मैं उसकी बताऊं, कई हैं, डबल रोल भी हैं उसके, काफ़ी एंग्री टाइप है, और वो जूनियर एनटीआर नाम है उसका, जूनियर एनटीआर। तो उनके जो दादाजी थे उनका नाम क्या था? एनटी रामा राव। ये उनके दादाजी थे जूनियर एनटीआर के, जो इस टाइम भी तेलुगु इंडस्ट्री में सुपरस्टार है। और वो उनके दादा एनटी रामा राव, वो अपने टाइम पे सुपरस्टार थे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के, और उनको लोग पसंद बहुत करते थे। साउथ सिनेमा में एक्चुअली क्या होता है, जो वहाँ के ऑडियंस है वो रियली में पॉलिटिकल जो मतलब उसमें इन्फ्लुएंस को मानती है कि हमारे हीरो को आना चाहिए। वहाँ पूजे जाते हैं रजनीकांत, कमल हासन, विजय थलाइवा उनको बोला जाता है, ऐसे जूनियर एनटीआर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन 1983 में इन्होंने पार्टी डेवलप की थी अपनी, तेलुगु देशम मतलब तेलुगु लोगों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पार्टी। ये रीजनल पार्टी थी, आज भी है, जिसके लास्ट सीएम जो थे चंद्रबाबू नायडू थे अभी 2019 से पहले तक अब दूसरे, तो वो उनके आई थिंक दामाद हैं चंद्रबाबू नायडू जूनियर एनटीआर के। तो इस तरह से ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताया, थोड़ा अच्छा रहता है इस तरह की जानकारी होना आप लोग को। तो उस टाइम ये जनरल इलेक्शन जो हुए थे, सॉरी असेंबली इलेक्शन आंध्र प्रदेश में, उस टाइम ये नारा दिया था। तो इस तरह की कैंपेनिंग जो है होती है।
Now come to the next topic. In a democracy, it is best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaign. होता क्या है, डेमोक्रेसी में हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कैंडिडेट को फ्री छोड़ देना चाहिए। वो जिस तरह से चाहते हैं इलेक्शन में, पार्टी जैसे चाहती हैं वैसे अपने तरीके से इलेक्शन में कैंपेन करें, बट फेयरली तरीके से, अच्छे से, गलत चीज़ों को इम्पोज ना करें, और कैंडिडेट को भी फ्री छोड़ दें कि वो किसको वोट देना चाहता है। But it is sometimes necessary to regulate the campaign to ensure that every political party and candidate gets a fair and equal chance to compete. हमें पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को फेयर और इक्वल चांस देना चाहिए कि वो कॉम्पीट कर सके, कंपटीशन दे सके। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है, वो आप ध्यान से ज़रा उसको सुने, और मैं लिखने के लिए भी दूंगा, फिर आप उसका आंसर भी राइट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन होता है, राइट द पॉइंट्स, हाउ कैन ए कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी गेट अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कॉम्पीट। मतलब उन पॉइंट्स को लिखिए जिससे कोई पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट फेयर और इक्वल चांस को कॉम्पीट कर सके। तो उसके लिए आपको पॉइंट्स में क्या क्या लिखना होगा, ज़रा आप ध्यान दें, ये आपका यहाँ से आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू न्यू इलेक्शन लॉ, आवर लॉ, इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, जो न्यू लॉ बने हैं इलेक्शंस के लिए, उसके अंतर्गत क्या कोई क्या कर सकता है, मतलब क्या नहीं करना है किसी को, ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, मतलब घूस नहीं देनी है, पैसे लेके नहीं करना है, वोटरों को डराना नहीं है, लेकिन वो तो आजकल सबसे कॉमन है, किसी भी नाम के लिए डराया जाता है। अपील टू दैम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, जात और धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगना है, इंडिया में खूब मांगा जाता है। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन में आप जो इंडिया का धन है इलेक्शन कैंपेन के लिए, लोगों का पैसा है, उसे आप यूज़ नहीं करते, लेकिन करते हैं, यहाँ तो सारे नेता करते हैं, और आप वोट भी करते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने रिसोर्सेज के लिए सेव प्रोटेस्ट करें। एंड द लास्ट वन, स्पेंड मोर देन 25 लाख इन कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख इन कॉन्स्टिट्यूंसी इन असेंबली इलेक्शन। हमारे यहाँ प्रोविज़न बना है कि 25 लाख लोकसभा इलेक्शन में और 10 लाख असेंबली इलेक्शन में आप रुपए खर्च कर सकते हैं। आपको लगता है 10 और 25 लाख कोई खर्च करता होगा आजकल? आजकल 10 लाख 25 लाख तो लोग सरपंच के चुनाव में खर्च कर देते हैं। दे स्पेंड 10 और 25 लाख रुपीज़ इवन इन अ ग्राम पंचायत इलेक्शन। तो कैन यू इमेजिन हाउ मच कॉस्ट ऑफ election campaign during Lok Sabha election and assembly elections? Lots of crore rupees. Many of them already know how this is possible. Okay, there is another point about code of conduct. What is code of conduct? This is a question. What is code of conduct? Write the explain the code of conduct. वो क्या है, जरा आप देखें तो उसको। According to this, no party candidate can. What is code of conduct? ये एक तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। What is code of conduct? Explain code of conduct. तो उसका आंसर क्या है? यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। आप ये नहीं कर सकते, कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट किसी प्लेस के वर्शिप को इलेक्शन प्रोपेगेंडा, मतलब उसको प्रचार करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत होता है कि कभी मोदी जी बद्रीनाथ में समाधि ला के बैठ गए, कभी राहुल बाबा पेरियार मंदिर में चले गए, कभी कोई सामित पात्रा, कभी जगन्नाथ मंदिर चले गए, मूर्ति हाथ में लेके जय श्री राम। ये सब कितना गंदा कर दिया इंडियन पॉलिटिक्स। लेट्स टिक टू अनदर पॉइंट। यूज़ गवर्नर व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस। बेटा होता तो बहुत है, ये जो ऑफिशियल्स गाड़ियाँ होती यूज़ बहुत होती हैं, बट जल्दी कोई ना तो देखता है। लोग सिर्फ पता नहीं क्यों उनकी बातों में आके, नेताओं की बातों में आके वो सारी चीज़ भूल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है वो आपके पैसे से, आपके रिसोर्सेज से इतना सारा एक्सपेंस कर रहे हैं। एंड वन लास्ट, once elections are announced, ministers shall not any foundation stones of any project, take any big policy decision or make any promises providing public facilities. जब एक बार डेट इलेक्शन हो जाए इलेक्शन की, उसके बाद ना कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो जाता है। तो कोई भी मिनिस्टर जो है किसी नई चीज़ का फाउंडेशन प्रोजेक्ट को स्टोन नहीं रख सकता है। फाउंडेशन स्टोन मतलब आधारशिला, कि ये चीज़ ये हम शुरू कर रहे हैं, ये शुरू कर रहे हैं, प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे, हम गरीबी हटाओ आंदोलन ला रहे हैं, हम फ्री अनाज बांट देंगे, फ्री बिजली ले आएंगे, कन्याओं को रोज़गार दे देंगे, साइकिल बांट देंगे। आप इस तरह के प्रलोभन, इस तरह की जो पॉलिसीज़
आप नहीं ला सकते, आप ऐसे वादे नहीं कर सकते, पब्लिक फैसिलिटीज़ वाली बात नहीं कर सकते, क्योंकि अब चुनाव है। अब तो जो पिछले 4.5 साल से ज़्यादा टाइम में आपने किया है, अब उसके बेसिस पे आपको जनता वोट देगी। ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी भी था, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है और आपको अवेयरनेस भी बढ़ाने की कोशिश की है। बाकी जो इसमें पॉइंट्स हैं वो बहुत इजी हैं। पोलिंग एंड काउंट ऑफ वोट्स, ये बहुत इजी है। और ये जो पॉइंट है ना, आर द इलेक्शंस टू एक्सटेम फॉर आवर कंट्री, ये आप रीड करेंगे एक बार, आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी। ओके, एंड ये बेटा इलेक्शंस गुलबर्गा में है, गुलबर्गा आई थिंक कर्नाटका में 2004 का इलेक्शंस का एक वो दिया है, पार्टी दी हुई है, वोट पोल दिया है, कितना परसेंट शेयर किया, ये सारे छोटी छोटी चीज़ दी हैं। And this is very important topic. What makes election in India democratic? We discuss is about in tomorrow class. Okay, and I think you understand well. Try to keep watching your subject teacher and try to write also. I will send you question answers after the class. Thank you. Have a good day.